सबको मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? सबको सुनाई दे रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ओके, चलिए बढ़िया। ठीक है, चलिए आज हम लोग अपना टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा आज, जिसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है। इसको इतना डिटेली, इतना खतरनाक चीजें लिखा हुआ है, इतना नहीं देख के हम लोग चीज़ा मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं कि कंसेप्ट क्या बता रहे हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है टू, चलो ऐसा लिख लेते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब हमें बोला जाए कि ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड आउट कीजिए। ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए जो होता है उसको जनरली हम लोग ए ऊपर एक टी या फिर ए ऊपर एक डैश ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना, यानी कि जो रो है उसको कॉलम बना देना और जो कॉलम है उसको रो बना देना। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो क्या है हमारे पास, ए बी सी, तो इसको हमें क्या बना देना है, फर्स्ट कॉलम बना देना है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम बनाएंगे तो ए बी सी। हमारा सेकेंड रो क्या है, एक्स वाई जेड, तो इसको हमें क्या बना देना है, सेकेंड कॉलम बना देना है, एक्स वाई जेड। जब हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज। अब इसमें एक बहुत ही बेहतरीन चीज है, ये हो जाता है, ये हमारा 2/3 मैट्रिक्स था। ठीक है, जैसे हमने ट्रांसपोज कर दिया तो ये 3/2 मैट्रिक्स हो जाएगा। ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इंटरचेंज हो जाता है क्योंकि रोज और कॉलम्स को हम लोग इंटरचेंज कर दे रहे हैं। दूसरा चीज, एक चीज और देखिए, अब मेरे पास ये ए ट्रांसपोज आया। ठीक है, ए ट्रांसपोज का यानी कि ये एक मैट्रिक्स आ गया। अब अगर इस मैट्रिक्स का मैं दोबारा ट्रांसपोज निकालूं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, यानी कि जो रो था वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम था वो रो बन जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, ये बन जाएगा ए बी सी और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। तो हमें देखने को मिल रहा है कि ए ट्रांसपोज का अगर मैंने दोबारा ट्रांसपोज निकाला तो मेरे पास वही सेम ए वैल्यू आ गया। तो हम लोग क्या कर लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि किसी ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो मतलब उसका रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना, फिर अगर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो दोबारा हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोज का सिंपल मतलब क्या हो गया, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना। ठीक है, वही चीज लिखा होगा, let A be an m by n matrix, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of A, denoted by A dash or A to the power t। मतलब पावर नहीं है, इसी तरीके से लिखते हैं। अगर A का ऑर्डर अगर m by n है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर जो है वो n by m हो जाएगा। अभी हमने देखा किस तरीके से। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। पॉइंट्स क्या दिया हुआ है कि इफ A इज एम बाय एन मैट्रिक्स देन A डैश इज n बाय n मैट्रिक्स। बहुत बढ़िया। I जेथ एलिमेंट A इज इक्वल टू jth एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज, यानी कि ये जो मान लेते हैं एलिमेंट है हमारा, ये एलिमेंट कौन सा था, A21 A22 था। सॉरी, इसको चलो A22 में पहचानने में आसानी होगा। ये कौन सा एलिमेंट था, A23 एलिमेंट था। तो इधर जो A32 एलिमेंट होगा वो कौन सा हो जाएगा, 2/5। तो यानी कि इस तरीके के जो अगर मैं एलिमेंट्स को इंटरचेंज करूं कि A23 अगर इसमें करूं तो ट्रांसपोज में ये 32 एलिमेंट बन जाएगा। वही चीज बता रहा है नेक्स्ट वाला पॉइंट। ठीक है, बट हमें मेन चीजों को समझ रहे हैं। मेन चीज मतलब क्या है हमारा, कि रोज और कॉलम्स जो है वो इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, जब रोज और कॉलम इंटरचेंज हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज के। सबसे पहला प्रॉपर्टी, फॉर एनी मैट्रिक्स ए प्रूव दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये अभी मैंने दिखाया, यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, पहले एक्सप्लेन कर दिया मैंने, तो दोबारा इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज देखिएगा कि इफ ए इज एनी मैट्रिक्स एंड के इज ए स्केलर देन के इनटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज, ऐसा लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसका अगर ट्रांसपोज निकाले तो उसको 2 इंटू ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 2 को इससे मल्टीप्लाई करूं या 2 को इससे मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं कॉमन निकाल सकता हूं 2। क्यों निकाल सकता हूं, क्योंकि सारा का सारा रोज और कॉलम से वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या है, सारा का सारा रोज और कॉलम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई करूं या इसमें करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनली क्या हमारा वो कॉमन निकल के आ जाएगा।
दूसरा चीज देखिएगा कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन प्रूव दैट ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, दो मैट्रिक्स लीजिएगा, आप लोग आराम से खुद प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आसान सा भाषा में समझने का चीज क्या है कि अगर ए प्लस बी का अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो वो हमारे पास कितना निकल जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, उसके बाद एक और आता है कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, ध्यान से रखिएगा, ए बी ट्रांसपोज जो होता है वो हमारे पास बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, यानी कि इसको हम लोग रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, इसको हम लोग रिवर्सल लॉ के नाम से भी जानते हैं। अगर हमारे पास, मैं सारा चीजें फिर से अभी समरी करवाऊंगा कि ए बी सी डी ऐसा चार मैट्रिक्स हमने ले लिया और उसका ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं। जब इसका ट्रांसपोज हम लोग निकालेंगे तो ये उल्टा होके आएगा, जैसे डी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको जब हम ब्रेक करके बाहर निकालेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। मैं सारा चीज और कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ नोट्स के फॉर्म में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नोट के फॉर्म में मैं कुछ कुछ चीजें, सारे पॉइंट जो है वो समराइज कर देता हूं ताकि अच्छे से याद आ जाए, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हमारे पास होगा तो हम वो लिख लें। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इफ ए इज m by n matrix then A transpose is n by m order matrix। सबसे पहला पॉइंट हमने ये देखा। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि अगर A ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो वो यही निकल के आता है। तीसरा पॉइंट फिर हमने देखा कि अगर कोई भी A प्लस बी है, अगर उसका ट्रांसपोज हम निकालना चाहे, चाहे टी लिखो मैं डैश लिखो सेम होता है, वो A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। इससे क्या प्रॉपर्टी हमें शॉर्ट फॉर्म में याद रहेगा। दूसरा k इंटू ए ट्रांसपोज अगर ऐसा दिया गया है, यानी कि कोई भी कांस्टेंट दिया गया है तो उसको k ए ट्रांसपोज ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा चीज, फिफ्थ पॉइंट, अगर a इंटू बी ट्रांसपोज दिया गया है तो उसको b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ऐसा भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल लॉ। और ये रिवर्सल लॉ हमारा क्या होता था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, ये रिवर्सल लॉ हमारा होता था कुछ इस तरीके का, अगर बहुत सारा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू डॉट 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 an-2 इंटू an-1 इंटू an, इस तरीके के बहुत सारे मैट्रिक्स का हम क्या निकाल रहे हैं, ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा होके आएगा, यानी कि an ट्रांसपोज इंटू an-1 ट्रांसपोज इंटू an-2 ट्रांसपोज ऐसे होते होते A3 ट्रांसपोज इंटू A2 ट्रांसपोज इंटू A1 ट्रांसपोज ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उल्टा होके आता है हमेशा। ये था हमारे पास रिवर्सल लॉ। 6 पॉइंट इधर ही लिख देते हैं ताकि जगह बचेगा। 6 पॉइंट एक चीज हमारे पास और आता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का कोई इंटीग्रल पावर है और उसका अगर हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि वो बराबर आ जाएगा A ट्रांसपोज और उसका इंटीग्रल पावर अगर सेम करूंगा तो दोनों सेम बराबर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर पॉइंट देखिएगा, हमारे पास 7 नंबर पॉइंट क्या आता है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन उस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए जब डिटर्मिनेंट मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट का अगर मैं रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करूं तो उससे डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी बता चुका था। अब इसमें क्या हो रहा है आप लोग खुद समझ सकते हैं कि ट्रांसपोज का मतलब क्या, रोज और कॉलम जो है वो इंटरचेंज कर रहा है। अगर एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू मैंने निकाला, उसका रोज और कॉलम को इंटरचेंज करके निकाला तो वैल्यू तो वही आएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं आने वाला। तो ऊपर जो प्रॉपर्टीज हमने देखा उसको हमने थोड़ा सा समराइज कर लिया। ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टीज आप लोग को अच्छे से याद रखने हैं, फिर इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सारे प्रॉपर्टी एक बार देख लीजिए कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस बी ट्रांसपोज अगर है तो उसको ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं। कोई भी कांस्टेंट अगर ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो कांस्टेंट, सॉरी इसमें मैंने उल्टा लिख दिया, ये ऐसा है। ठीक है,
उसके बाद A इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, जिसको हम लोग रिवर्सल लॉ बोलते हैं। फिर सेम चीजें जैसा इसमें कर पा रहे हैं, सेम चीजें हम क्या करते हैं पावर के फॉर्म में भी करते हैं, कोई पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हो तो। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू और उसका ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है वो सेम आता है। ठीक है, कुछ कुछ वेरीफाई वाले क्वेश्चंस है, तो वेरीफाई वाले क्वेश्चंस आप जो है खुद घर में बैठ के आराम से करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें करना आता है। इसमें वेरीफाई करने के लिए बोला गया है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए होता है कि नहीं बताइए। तो इसका मैंने हल्का फुल्का छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, ये 3 मैट्रिक्स लेके। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसमें चेक कर सकते हैं कि उसका वैल्यू आएगा या नहीं आएगा। दूसरा, फिर वही चीज जो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा उस प्रॉपर्टी को प्रूफ करा रहा है। फिर तीसरा प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, आप लोग बैठ के आराम से करते रहिएगा। ठीक है, फिर चौथा एक प्रॉपर्टी बताया तो उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करवा रहा है। अब इसके बाद हम लोग कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, ये तो वेरीफाई वाला क्वेश्चंस हो गया, कुछ कुछ हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हम थोड़ा सा अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग करते रहिएगा। कुछ कुछ बढ़िया टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। जो क्वेश्चंस हमारे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, अच्छा ये सब तो बोर्ड पे पूछा जाएगा, सिंपली कि वेरीफाई कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल है, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा और जहां पे समझ में नहीं आए उस चीज को पूछिएगा। ठीक है, हमारे पास एक कंडीशन दिया हुआ है कुछ इस तरीके का, डिटर्मिनेंट ऑफ इस तरीके से, डिटर्मिनेंट है मॉड है। ठीक है, ए ट्रांसपोज इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, फिर ये क्लोज इनटू ए, फिर ये क्लोज, इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए उसका पावर लैम्डा। ये सब पूरा डिटर्मिनेंट फॉर्म में है। वेर A is a square matrix, where A is a square matrix, ध्यान से सुनिएगा, where A is a square matrix of order 4, where A is a square matrix of order 4, then find the value of lambda। हमें क्वेश्चन दिया गया है find the value of lambda। ठीक है, ये जो है पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट है, ये पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस पे एक कंडीशन या एक प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे, जो प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले बता चुका हूं। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम लोग मान लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स जो 3 ऑर्डर का है। ठीक है, हमने मान लिया ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो 3 ऑर्डर का है। अब 3a अगर मैं लिखूंगा तो 3a का मतलब क्या हो जाएगा, 3a का मतलब पूरा का पूरा जितना भी रोज है, जितना भी कॉलम्स है, यानी कि 3 रो या फिर 3 कॉलम जो है पूरा का पूरा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इस 3a का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं, ठीक है, 3a का डिटर्मिनेंट निकालूं तो कितना निकल के आएगा, 3 टू द पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये सबको पता है या किसी को किसी पॉइंट में डाउट है कि ये कहां से आ जाता है, कैसे आ जाता है? एनीवन? सबको ये पता नो है? सर। ओके, चलिए कोई डाउट नहीं है, मतलब सबको ये पता है कि किस तरीके से आता है। मैं ये भी बता चुका था कि ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स अगर n ऑर्डर का हो जाए, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ, और एक चीज ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही पॉसिबल होता है। मैं कोई भी अपने मर्जी से मैट्रिक्स ले लूं और बोलूं कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए, तो वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक स्पेशल प्रॉपर्टी को फॉलो करता है जो स्क्वायर फॉर्म में होता है। तो अगर इस तरीके से के ए लिख दिया गया तो के ए का वैल्यू निकालेंगे तो k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये निकल के आता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को आप लोग याद रखिएगा। प्रॉपर्टी नहीं है तो सिंपल सा जनरल नॉलेज है, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद तो ये जीके जीएस जैसा हो गया। ठीक है, अब हमें बोला गया कि इसमें बताइए कि हमारा लैम्डा का वैल्यू क्या निकल के आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग कंडीशन को एक बार लिख लेते हैं हम लोगों का सॉल्यूशन। हमारा जो गिवन कंडीशन है वो गिवन कंडीशन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए, फिर उसका डिटर्मिनेंट क्लोज इनटू ए, फिर उसका क्लोज इज इक्वल टू उसका पावर लैम्डा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला चीज,
ए एक मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का? 4 ऑर्डर का। ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का? 4 ऑर्डर का। ए जो है एक 4 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा और जिस पॉइंट पे समझ में नहीं आया तुरंत वहीं पूछ लीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरे को फिर आगे एक्सप्लेन करने में आसानी हो। नहीं तो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा, फिर पूछेगा, फिर मिटाएंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो जहां आपको ऐसा लगता है कि मेरे को समझ में नहीं आया, ध्यान से सुनिएगा, हम एक एक करके जाते हैं। ये एक पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट दिया गया है और ये भी एक पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट दिया गया है। मैं हल्का सा आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं कि डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है। कोई मेरे को बता पाएगा डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डिटर्मिनेंट? Sir, arrangement of numbers for a value. हाँ, बहुत बढ़िया। एनीवन एल्स? सही बताया, गलत नहीं है। डिटर्मिनेंट क्या होता है? कोई भी एक वैल्यू होता है सर। हाँ, बहुत बढ़िया, कोई भी एक वैल्यू। ठीक है, कोई भी एक वैल्यू, सही बात, सही है। और जैसे आदित्य ने बताया वो भी सही है कि कोई भी एक वैल्यू जिसको अरेंजमेंट के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, अब सोचिए ए हमारा मैट्रिक्स है। क्या मैट्रिक्स वैल्यू होता है? नो सर, नो सर, सिर्फ अरेंजमेंट। सिर्फ अरेंजमेंट होता है। बहुत बढ़िया। ये मैट्रिक्स है, मान लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या हो जाएगा? वैल्यू की अरेंजमेंट, सॉरी, ये क्या हो जाएगा? ये सिर्फ एक वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू मतलब क्या? कोई ना कोई नंबर, कांस्टेंट, कुछ ना कुछ। ध्यान से समझ में आइएगा, सुनिएगा। तो ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वैल्यू हो गया, उस वैल्यू को मैं किसी के नाम से लिख दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो कोई वैल्यू निकल के आ गया, उस वैल्यू को मैं के नाम से लिख दिया। अब देखिए, ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? मैट्रिक्स या वैल्यू? मैट्रिक्स से होगा सर। मैट्रिक्स से होगा, क्योंकि अभी हमने देखा ट्रांसपोज मतलब सिंपली रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। अब अगर इसके साथ मैं डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, अब ये मैट्रिक्स रहेगा कि वैल्यू हो जाएगा? वैल्यू। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू, मैट्रिक्स। अब भी ये मैट्रिक्स ही रहेगा भाई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब क्या? कोई ना कोई वैल्यू आ गया, 2 3 4 2 3 5। अगर मैं किसी मैट्रिक्स के साथ 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो डिटर्मिनेंट बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। अब मान लो डिटरमिनेंट मतलब क्या? कोई ना कोई वैल्यू आया होगा इसका, चाहे के आए चाहे 2 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने मान लिया चलो 2, क्योंकि नंबर के फॉर्म में दिखता है तो हमारे दिमाग में क्लैरिटी रहता है। 2a ट्रांसपोज। अब मान लो मैं ऐसा कर दूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ए ट्रांसपोज और इसका डिटर्मिनेंट निकाल लूं। अब ये वैल्यू होगा कि अरेंजमेंट मैट्रिक्स होगा या ये क्या बोलता है वैल्यू निकलेगा? वैल्यू होगा। वैल्यू हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब क्या? उसका वैल्यू कुछ निकला था 2, तो 2 इंटू ए ट्रांसपोज हो गया। अब 2 इंटू ए ट्रांसपोज जो हो गया वो ए ट्रांसपोज ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अब मान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, अब मान लेते हैं हमारे पास ऐसा आ गया कि k इंटू ए ट्रांसपोज। अगर a 4 ऑर्डर का है तो इसको k टू द पावर 4 इंटू ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं हम लोग? सर एक बार फिर से रिपीट करिएगा। तो ये वाला प्रॉपर्टी नहीं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं फिर से एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, एकदम अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, जहाँ पे समझ में नहीं आया फिर से पूछिएगा और हर एक रेस्पॉन्स देते रहिएगा, जवाब देते रहिएगा, ताकि मेरे को एक्सप्लेन करने में आसानी हो। ठीक है, ताकि मेरे को पता चले। ए मान लेते हैं हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और जो भी चीज पूछूं, चाहे मैं छोटा चीज पूछूं चाहे मैं बड़ा चीज पूछूं, उसको आप जवाब देते रहेगा। ए मान लिया मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 4 ऑर्डर का। ध्यान से समझिएगा, कितने ऑर्डर का? 4 ऑर्डर का। ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही आसान चीज है। अब इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकाल लूं तो अब ये क्या बन जाएगा? क्या ये मैट्रिक्स रहेगा अभी? नो सर, वैल्यू आ जाएगा। वैल्यू हो जाएगा। वैल्यू क्या होता है? वैल्यू 2 भी हो सकता है, वैल्यू 3 भी हो सकता है, वैल्यू 4 भी हो सकता है, वैल्यू -5 कुछ भी हो सकता है वैल्यू। तो मैंने चलो अपने मर्जी से इसका वैल्यू भी निकल गया, क्योंकि डिटरमिनेंट कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगा, तो मैंने मान लिया वो वैल्यू 2 है। अब ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा।
कितने ऑर्डर का? 4 ऑर्डर का। ठीक है, 4 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये अब क्या निकल के आएगा? ये भी एक सर वैल्यू निकल करके ये भी आया, वैल्यू वैल्यू निकलेगा, होगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आया। अब मेरे को ये बताइए 2 इंटू ए ट्रांसपोज, ये क्या निकल के आएगा? ये क्या होगा, मैट्रिक्स या वैल्यू? जल्दी बताइए भाई, मैट्रिक्स निकलेगा या वैल्यू बन के आएगा? मैट्रिक्स और वैल्यू। 2 इंटू ए सर आपका आवाज 2 इंटू ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन के आएगा या वैल्यू बन के आएगा? मैट्रिक्स बन के आया। मैट्रिक्स बन के आएगा, बहुत बढ़िया। अब मेरे को ये बताइए कि 2 इंटू ए ट्रांसपोज का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं, कि इसको मैं 2 टू दी पावर 4 इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ऐसा लिख सकता हूं? यस सर। क्योंकि यही प्रॉपर्टी हमने इधर देख रखा था ना, अभी यही प्रॉपर्टी हमने इधर देख रखा था। ठीक है, आया समझ में? यहां तक क्लियर हो गया? यस। अब 2 का मतलब क्या था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 2 का मतलब क्या था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ए का वैल्यू, अब ये 2 की जगह मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 4 इंटू ए टी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? समझ में आया आप लोगों को मैं क्या क्या? यस सर। यस सर। अब इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए टू द पावर 4 और ए ट्रांसपोज का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही होता है। ये आखिरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे। ठीक है, कि ए ट्रांसपोज का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही होता है। तो डिटरमिनेंट कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो वैल्यू में अगर सेम बेस मल्टीप्लाई करता है तो उसका पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? यहां तक समझ में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया, अब ध्यान से देखिएगा वही चीज यहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले बताइए, हम लोग इस वाले पार्ट को लेते हैं। ठीक है, एक एक पार्ट करके हम लोग करेंगे। ठीक है, पहले इस वाले पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। इस वाले पार्ट को बाहर निकालेंगे तो क्या दिया गया है? ए ट्रांसपोज इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, कोई बता पाएगा? इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट ए पे ए का पावर 4 सर, उसके बाद ए मैट्रिक्स का इनवर्स। इनवर्स में ट्रांसपोज। ठीक है, अभी तो हमने वही चीज किया है ना, अभी ये किया वही चीज तो निकाला है, सेम चीज। तो ये कितना हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 4 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 5। यहां तक क्लियर है? तो यानी कि इसका वैल्यू कितना, ये जो ब्लैक वाला मैंने मार्क करके रखा उसका वैल्यू कितना निकल गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 5। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये क्या बन गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 5 इनटू ए इक्वल टू, क्या कोई बता पाएगा इसका वैल्यू कितना निकलेगा? अब ये पूरा का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। ए का पावर सर 4 इंटू। ठीक है, ध्यान से समझ लो, किसी को अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ए का पावर जो डिटरमिनेंट ऑफ 5 है उसको हम लोग के मान लेते हैं, क्योंकि ये तो कुछ ना, अगर 2 का पावर में 3 कर लूंगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू 8 आएगा ना। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हमने के मान लिया। तो यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं के इंटू ए। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? के टू दी पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। के टू दी पावर 4, के का मतलब कितना था? के का मतलब हमने ए टू दी पावर 5 ले रखा था, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर 5 उसका पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 20 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि कितना आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 21। आया समझ में? यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये जो पूरा का पूरा वैल्यू निकला हमारा, ये लेफ्ट हैंड साइड का पूरा वैल्यू कितना निकलेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 21। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरीके के पूछता है आप लोगों को, बड़े आसान आसान क्वेश्चन पूछेगा, बस थोड़ा सा लॉजिकल पूछेगा। ये सारे के सारे फेमस क्वेश्चन है जो आए हुए हैं पहले। ठीक है, मैं बस ये स्टार्टिंग में करने में आप लोगों को डिफिकल्ट लगेगा, तो इसीलिए मैं इसको पहले एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया था? डिटर्मिनेंट ऑफ a to the power t into determinant of a, determinant of a to the power t into determinant of a, फिर उसके बाद
इंटू ए, ये वाला नहीं है, ये पूछा गया था और इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर लैम्डा बोला गया था। ठीक है, इसका वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, इसका वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया था ए टू द पावर 5, तो ये आ जाएगा ए टू द पावर 5 इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर लैम्डा। फिर इसको हमने सॉल्व किया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए उसका 5 उसका पावर 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर लैम्डा। सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर 20 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर लैम्डा। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर 21 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 21। ठीक है, आया समझ में? क्वेश्चन को कुछ समझ में आया? ये क्वेश्चन बस समझाने के लिए था, एक कंसेप्ट की क्वेश्चन हमारे पास ऐसा भी आ सकता है, हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। समझ में आया सबको? है कि नहीं आया? यस। चलिए बहुत बढ़िया, आ गया। तो एक क्वेश्चन आप लोग को देता हूँ, वो ट्राई कीजिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके के गिवन है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट -3 इंटू ए डिटर्मिनेंट -4 इक्वल टू 0, देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलिए 2 मिनट का समय है आप लोगों के पास, इसको सॉल्व कीजिए। फोर और -1। एनीवन एल्स? बहुत बढ़िया, 4 और -1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कहीं ना कहीं अगर आप लोग पढ़े होंगे, पिछले 1-2 क्लास अगर ध्यान से पढ़े होंगे, ठीक है, तो पिछले 1-2 क्लास ध्यान से पढ़े होंगे तो उधर बीच में कहीं मैंने एक प्रॉपर्टी बताया होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने बताया हुआ है कहीं ना कहीं, तो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये प्रॉपर्टी बताया गया था। तो उस हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज -3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए -4 इज इक्वल टू 0। सॉरी, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी ए ही आता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर -3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए -4 इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक बन गया तो उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज करते थे, तो 4 3 1 जा 3 कर देंगे, 4 1 जा 4 कर देंगे, तो ए स्क्वायर
4 into determinant of a plus determinant of a minus 4 is equal to 0। इसमें determinant of a कॉमन ले लेंगे तो determinant of a minus 4 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो determinant of a minus 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो इसमें आ जाएगा determinant of a plus 1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 4 इक्वल टू 0। जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई करता है इक्वल टू 0 आता है तो आइदर दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, आइदर इसको 0 होना पड़ेगा या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 4 इसको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमारा आंसर 0 आ सकता है। तो उस हिसाब से या तो इसका वैल्यू -1 हो सकता है या तो इसका वैल्यू 4 हो सकता है। आया समझ में? क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब कुछ एप्लीकेशंस आता है ट्रांसपोज का। अभी तक हम लोग ट्रांसपोज के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, हम लोग ट्रांसपोज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ट्रांसपोज के कुछ एप्लीकेशंस आते हैं हमारे पास और कुछ कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने देखे ट्रांसपोज में कि इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप लोग फटाफट उस शीट को खत्म कीजिएगा तो आप लोग को और एक शीट मिलेगा जिसमें मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट दोनों जो है वो कंबाइंड रहेगा, ठीक है। देखिए अगला हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस आते हैं ट्रांसपोज का कि ट्रांसपोज का एक्चुअल यूज जो है वो कहाँ पे होता है, ठीक है। वो होता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में। आप लोगों को याद होगा हमने डिटरमिनेंट में पढ़ा था सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स। क्या आप लोगों को याद है? यस सर। चलिए बताइए सिमेट्रिक डिटरमिनेंट किसको बोला जाता था और स्क्यू सिमेट्रिक किसको बोला जाता था? बताइए। सर A12 इक्वल टू A21 होता था जिसमें। बहुत बढ़िया, इसमें लिखा भी हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ये चीज, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक कब होता था? सब नेगेटिव रहता था। Ai इज नेगेटिव ऑफ Aij। Aij इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Aji। सेम चीज इसमें भी है, सेम चीज, कोई डिफरेंस नहीं है। वो चीज हमने वहां पे पढ़ लिया, मतलब यहाँ पे पढ़ लिया, खत्म खेला, ठीक है, वही चीज है। बट इसी चीज को क्या आप वहां पे हम लोगों ने ट्रांसपोज नहीं पढ़ा था, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसपोज पढ़ा है, तो इसी चीज को क्या हम ट्रांसपोज के फॉर्म में भी बता सकते हैं, ठीक है। जब हमारा A ट्रांसपोज इक्वल टू A हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, ये तो मैट्रिक्स ऐसा हो जाता है और एलिमेंट Aij इज इक्वल टू Aji हो जाता है। ये होने के कारण इम्प्लाइज ये अपने आप हो जाता है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोज पढ़े हैं, तो यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम सिमेट्रिक बोल रहे हैं तो यानी कि वो क्या है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A है। यानी कि उस मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे तो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। अगर ऐसा केसेस बनता है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। A स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू A इम्प्लाइज व्हिच इम्प्लाइज, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ऐसा कंडीशन बनने लगता है। आप लोग कहीं भी अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स देखिएगा, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिएगा, जैसे मान लेते हैं बी नाम का सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लेता हूं, तो उसमें क्या होगा कि आपका डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, बट Aij इज इक्वल टू Aji है तो इसलिए ये सब एलिमेंट 6 होगा। अगर ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा, ये -2 होगा तो ये भी -2 होगा, ठीक है। अगर ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, इस टाइप का मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। जैसे डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, 2, 3 और 6, ठीक है। अगर ये एलिमेंट हमारा 5 हुआ तो ये भी एलिमेंट 5 होना पड़ेगा क्योंकि सेम कंडीशन में है, ठीक है। ये एलिमेंट अगर हमारा -7 हुआ तो इसको भी हमें -7 होना पड़ेगा। ये एलिमेंट अगर 3 हुआ तो इसको भी 3 होना पड़ेगा। यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होना चाहिए, ये वाला एकदम डायगोनली ऑपोजिट जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे सेम होना चाहिए, तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। हम लोग वहां पे भी देखे थे सेम चीज, क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट भी हम लोगों ने सेम चीज देखा था, तो यहाँ भी वही चीज है। बट यहाँ पे एक अलग टेक्निकल नाम से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। अगर ये B ले लिया हमने, अगर हम इसमें B ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा फाइनली B ही निकल के आएगा, ठीक है। इसका इंटरचेंज करके देखिए रोज और कॉलम्स को, आपको वही चीज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये मैट्रिक्स हो गया, इधर भी हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला वैल्यू सेम आ रहा है, ये वाला वैल्यू सेम आ रहा है, ये वाला वैल्यू, मतलब जो डायगोनली ऑपोजिट है वो सारा का सारा वैल्यू जो है एग्जैक्टली डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, ठीक है। जैसे ये दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट पे है, ये दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट पे है, ये दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट पे है, तो ये सारे वैल्यू जो है वो आइडेंटिकल आएंगे,
ठीक है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ देना है हमें। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यानी कि बी जो है तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी निकल के आएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। दूसरा चीज हमारे पास आ जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता था, क्या कोई बता पाएगा? अगर आप लोग का बंद हो जाता है तो वापस से साइन इन कीजिएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता था, एनीवन? जल्दी बताइए। सर उसका डायगोनल जीरो होता था, हाँ, पूरा बहुत वैल्यू बढ़िया। उसका जीरो हो जाता था। चलिए, कम से कम पढ़ तो लिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। डिटरमिनेंट में भी हमने वही पढ़ाया था कि स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट मतलब क्या हो जाएगा, उसका सारा का सारा डायगोनल एलिमेंट जो है जीरो हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या होना चाहिए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ठीक है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई, ये कंडीशन भी बन जाता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। ठीक है, अब देखिएगा ऐसा, और इसका डायगोनल एलिमेंट सारा का सारा जीरो होना चाहिए, ये हमने डिटरमिनेंट में ही पढ़ चुके हैं। और एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, क्या किसी को याद है? ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक का यस सर। हाँ, क्या था बताइए। ऑड ऑर्डर को लेके कुछ एक प्रॉपर्टी और हुआ करता था, बताइए। वैल्यू ऑफ ऑड, सर ऑड रहता तो सर वैल्यू जीरो हो जाता है पूरा। हाँ, अगर ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट होता था तो उसका वैल्यू जो होता है वो जीरो आ जाता था। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी इसमें भी लागू होता है। अगर हम एक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स देखेंगे जो स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहला चीज, उसका सारा का सारा डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो जीरो होगा, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे -2 होना पड़ेगा, यहाँ पे -4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 4 होना पड़ेगा, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे -5 होना पड़ेगा। अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हल्का फुल्का जानकारी। ठीक है, अब इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आते हैं, वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज अगर छूटेगा तो फिर उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्रॉपर्टीज सबको, हम लोग सबको समराइज करके बढ़िया तरीके से छोटा तरीके से भी लिख देंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी, सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, अगर मान लेते हैं सिमेट्रिक्स मतलब क्या, अगर मेरे पास दो ट्रांसपोज मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, मतलब दोनों क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। तो उसका जो सम होगा वो भी सिमेट्रिक होगा, सम जो होगा वो भी सिमेट्रिक होगा। सम सिमेट्रिक होने का मतलब क्या हो गया कि अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालूं तो वो भी मेरे पास कितना निकलेगा, ए प्लस बी निकल के आएगा। ठीक है, तो यानी कि a प्लस बी हमारा क्या होगा, a प्लस बी अलग से सिमेट्रिक हो गया, यानी कि a प्लस बी भी क्या मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो हम क्या बता सकते हैं कि अगर मेरा दो मैट्रिसेस अगर सिमेट्रिक है तो उन दोनों का सम भी फाइनली सिमेट्रिक मैट्रिक्स से निकल के आएगा। अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो ये सब प्रूफ करने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमारे पास a प्लस बी का ट्रांसपोज है तो उसको a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज ऐसा लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी हमने देखा था। a ट्रांसपोज का वैल्यू a आ जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, b ट्रांसपोज का वैल्यू b आ जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दुनिया का कोई भी चीज है अगर उसको सिमेट्रिक बनाना है तो उसको ट्रांसपोज को उसके बराबर लिख देना है। ठीक है, उसके ट्रांसपोज अगर उसके बराबर आ जाएगा तब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कितना भी कैसा भी मैट्रिक्स हो फर्क नहीं पड़ता, अगर उसका ट्रांसपोज इक्वल टू उसी के बराबर हो जाए तो वो मैट्रिक्स को क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि आप लोग को ये चीज समझना है कि a प्लस बी जो है ये कोई दो मैट्रिक्स नहीं है, ये एक ही मैट्रिक्स है। अगर मैं 2 प्लस 3 करूंगा तो वो कोई दो नंबर नहीं होता है, वो एक ही नंबर होता है। अगर मैं 7 इंटू 2 करूंगा तो वो कोई दो नंबर नहीं, वो एक ही नंबर होता है। ठीक है, बट उसको इस दो नंबर के फॉर्म में लिखा गया। तो उसी तरीके से a प्लस बी भी एक ही मैट्रिक्स है, और पूछा गया वो जो एक मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है या नहीं, तो कैसे पता चलेगा, उसका ट्रांसपोज इक्वल टू उसके बराबर। अगर मेरे से ऐसा पूछा जाता है कि ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी, बताइए एक मैट्रिक्स बनेगा, वो मैट्रिक्स ट्रांसपोज है या नहीं,
तो हम क्या करेंगे, ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज, अगर ए इंटू बी इंटू सी के बराबर आ जाता है मतलब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर कोई पूछता है कि चलिए ये बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जैसे दे लिया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो सबको ऐड करके उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर ये उसी के बराबर आ गया सी प्लस डी, मतलब वो मैट्रिक्स क्या है, ट्रांसपोज है, सॉरी सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक का मतलब सिंपल सा हमें भाषा में समझना है कि कोई भी मैट्रिक्स को अगर हम सिमेट्रिक बोल रहे हैं तो उसका ट्रांसपोज उसके बराबर होना चाहिए। और दिमाग से ये सब ख्याल निकाल देना कि सर इसमें ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, आपने तो बताया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब कोई एक मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज इक्वल टू ये होगा। तो ध्यान से समझिएगा, ये एक ही मैट्रिक्स है। अगर मैं 5 मैट्रिक्स को ऐसे ऐड करूं, 3 मैट्रिक्स को 5 मैट्रिक्स को ऐसे ऐड करूं, तो फाइनली ऐड करके तो एक ही मैट्रिक्स ना आएगा। अब उसका ट्रांसपोज मैं ऐसे लिखूं या फिर तीनों मैट्रिक्स का साथ में ऐसे लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज है दोनों। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा ये सब चीजों पे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने ये पढ़ाई नहीं है, बताया नहीं, अब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है हमें क्वेश्चंस करने में। ठीक है, तो उस तरीके की चीजें नहीं करना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक उसी तरीके से बाकी सब भी आप लोग प्रूफ करते रहिएगा बढ़िया से। इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूव दैट के इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, अगर के हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है मतलब के ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए, ये निकल के आएगा। ठीक है, आप लोग घर में बैठ के आराम से करते रहिएगा इसको। प्रूव दैट सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, बी, इन दोनों का जो सम होगा, सॉरी, कि a प्लस बी, ये भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब क्या होगा, a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस बी। अब दोबारा मत पूछिएगा कि ये कैसे हो गया, मैंने अभी लंबा चौड़ा ज्ञान इस पे दिया है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या बोला गया, इफ a इज a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन k इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। वही चीज है, अगर a हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मतलब ये, तो k a भी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, मतलब माइनस ऑफ k a के बराबर आएगा। ठीक है, for any square matrix A with real numbers entries prove that A plus A transpose is a symmetric and A minus A transpose is a skew symmetric। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या बोला गया है, A जो है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये A को कोई भी सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बोला गया, ये वाला प्रॉपर्टी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अगर A हमें कोई भी एक मैट्रिक्स दे दिया जाता है, A मान लेते हैं एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अब ट्रांसपोज सॉरी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक है नहीं है ये हमें नहीं पता, हमें सिर्फ बोला गया है कि A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो हमने मान लिया A कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब अगर ऐसा होता है तो सबसे पहला चीज हमें प्रूफ करके बताना है कि A प्लस A ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है, ये प्रूफ करके बताना है। क्या कोई बता पाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज कब सिमेट्रिक हम प्रूफ कर पाएंगे, कब बता पाएंगे कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है? एनीवन, किस कंडीशन में बता पाएंगे कि ये सिमेट्रिक है ए प्लस ए ट्रांसपोज? मतलब ए प्लस ए के इक्वल आ जाएगा। क्या इक्वल आएगा, कौन? ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस, सर जब ए का वैल्यू और ए ट्रांसपोज का वैल्यू सेम होगा तब। चलिए और कोई, मौसम, आदित्य, लाची, और कोई, अमृता? सर ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब ए प्लस ए ट्रांसपोज आ जाएगा। वेरी गुड, उतने दिन से मैं वही राम कथा बता रहा था। ठीक है, आप लोग गौर से सुनते नहीं, चीजों को ध्यान से सुना कीजिए कि किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज प्रूफ करने के लिए चाहे कोई भी मैट्रिक्स हो फर्क नहीं पड़ता, उसका ट्रांसपोज इक्वल टू वही मैट्रिक्स आ जाना चाहिए, तब ये जो मैट्रिक्स लिखा गया है इसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए तो ध्यान से सुना कीजिए, मैंने अभी इसको 50 बार बताया ये चीज। तो यानी कि अगर इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है मतलब क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव हमें ये प्रूफ करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होगा वो इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज आना चाहिए। तो उस केस में माना जाएगा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। तो कैसे कर सकते हैं, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं ले लूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। हमने बताया था ए प्लस बी ट्रांसपोज अगर आता है तो उसको ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिएगा ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जब वो ए ही निकल के आता है, हमने पहला प्रॉपर्टी पढ़ा था ट्रांसपोज में, और इसको हम लोग ए प्लस ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं क्योंकि एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। तो हमने क्या लिया था, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना निकल गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज, देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो क्या हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ए चाहे कोई भी मैट्रिक्स हो, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब दूसरा प्रॉपर्टी हमें ये प्रूफ करना है, दूसरा प्रॉपर्टी हमें ये प्रूफ करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, यानी कि ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक हमें प्रूफ करना है। ठीक है, वो कैसे होगा, वही सेम तरीका, अगर किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना होता है तो उसको माइनस ऑफ ए, उसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। तो अगर किसी भी चीज को, अगर मेरे किसी भी मैट्रिक्स को अगर स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो उसका ट्रांसपोज जो है उसके माइनस के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, अगर इस मैट्रिक्स को हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज निकाले तो माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर आ जाना चाहिए। वो कैसे होगा या नहीं होगा, चलिए देखते हैं। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड निकालें तो हमारे पास निकल के आएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमने ले लिया, चाहे प्लस हो या माइनस हो उसका वैल्यू लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस ए निकल के आएगा, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आ जाएगा। तो हम क्या निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, कितना निकल के आया, ए माइनस ए ट्रांसपोज का माइनस आ गया। ठीक है, तो उस हिसाब से ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारे क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो दिमाग में क्या चीज डालना है, दिमाग में ये चीज डालना है कि अगर ए कोई भी मैट्रिक्स हो तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ ए ट्रांसपोज और सॉरी ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इससे कोई मतलब नहीं है कि ए सिमेट्रिक है या नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। ए को सिंपली एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, फिर किसी भी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करूँ तो वो हमेशा सिमेट्रिक बनता है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर उसके स्क्यू सिमेट्रिक में उसके ट्रांसपोज के साथ सब्ट्रैक्ट करूं तब वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, दिमाग में फिट हो गया होगा मेरे ख्याल से, अगली बार गलती नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और आता है कि प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें ये प्रूफ करके बताना है कि दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ तो उसको सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ तो उसको दो सम के फॉर्म में लिख सकता है, एक सम होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, प्लस दूसरा हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगला हमें यह बताना है कि दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको हम दो हिस्सों में बांट के लिख सकते हैं, यानी कि दो हिस्सों के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें एक हमेशा सिमेट्रिक होगा और दूसरा हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, देखते हैं कितनों को याद है। अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसके साथ में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूं 5 है, अब ये सिमेट्रिक बन जाएगा या स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा? सिमेट्रिक बन जाएगा, सिमेट्रिक ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू में। अगर कोई वैल्यू सेम सिमेट्रिक जैसा है, सारे वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी वो सिमेट्रिक जैसा ही रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इस चीज को कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। हम ले लेते हैं कि ए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम ले लेते हैं कि ए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही आसान सा पॉइंट है, कोई डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है। हम ले लेते हैं कि ए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक होगा, सिंपल सी बात है। ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमिलरली अगर इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। अभी हम लोगों ने ऊपर ये प्रॉपर्टी भी पढ़ा हुआ है, अगर आप लोग गौर किए होंगे तो, कि अगर A इज सिमेट्रिक देन K इज आल्सो सिमेट्रिक। अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो भी सिमेट्रिक। अगर A इज स्क्यू सिमेट्रिक देन K इज आल्सो सिमेट्रिक।
तो अगर A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा। दूसरा चीज हमने ये पढ़ा है अभी कि A माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अगर उसको भी हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको चलिए 1 नंबर मान लेते हैं, इसको चलिए 2 नंबर मान लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं सारी चीजों को समराइज करके बढ़िया से लिखूंगा। दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 2 कर देते हैं। दोनों को ऐड कर देंगे तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ ए मैट्रिक्स प्लस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए मैट्रिक्स माइनस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज। अब हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज ये दोनों मिलके नल मैट्रिक्स बन जाएगा। दूसरा चीज हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए मिलके ये हमारा ए मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, और नल मैट्रिक्स के साथ में किसी को भी ऐड करूं तो फाइनली हमारे क्या ए मैट्रिक्स से निकल जाएगा। यानी कि हमें क्या मिला कि हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर आ गया, ए मैट्रिक्स के बराबर आ गया। ठीक है, और ए हमने क्या लिया था, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कोई भी अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमें मिलता है, ध्यान से देखिए, कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हमें मिलता है, कोई भी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हमें मिलता है तो उसको हम हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज के फॉर्म में लिख सकते हैं प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें से हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारा क्या है, ये सिमेट्रिक है। ठीक है, और हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, और ए हमारे क्या है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम क्या लिख पा रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो यानी कि कोई भी अगर मैट्रिक्स हमें दिया जाए, एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स अगर हमें दिया जाए उसको मैं दो हिस्सों में लिख सकता हूं बांट के, जिसमें एक होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये वाला जो क्वेश्चन में, ये बोर्ड का बहुत फेवरेट है ये वाला प्रॉपर्टी। हर साल बोर्ड या एक साल बीच करके इस पे क्वेश्चन पूछेगा ही, कि एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और बोलेगा कि इसको सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में ब्रेक करके लिखिए। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है, मैं इसको बता देता हूं। हमें बोला गया कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि एक मैट्रिक्स दिया है, उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले पता है सिमेट्रिक मतलब क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज मतलब 3 1 माइनस 4 माइनस 1, फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो कितना हो गया, 3 1 माइनस 4 माइनस 1, ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 6 माइनस 4 प्लस 1 कितना हो गया, -3, 1 माइनस 4 कितना हो गया, -3, -1 -2 कितना हो गया, -2 हो गया। तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज करूंगा तो सारा एलिमेंट जो हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इंटू हाफ हो गया 3, ये हो गया -3/2, ये हो गया -3/2, ये हो गया -1। ठीक है, दूसरा ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर लिखेंगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, 3 -4 1 -1 माइनस ऑफ 3 1 -4 -1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 - 3 आ गया 0, -4 -1 आ गया -5, 1 -4 ये हो गया 5, -1 माइनस ऑफ -1 ये हो गया 0। ठीक है, अब इसको अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो हमारे पास आ गया 0 -5/2 5/2 0, ये आ गया हम लोगों के पास। ठीक है, तो हमारा जो ए मैट्रिक्स दिया था 3 -4 1 -1, 3 -4 1 -1, उसको हम लोग सम ऑफ दो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें से एक होगा 3 3 -3/2 -3/2 1, 3 -3/2 -3/2 और ये 1 1 की -1 -1। ठीक है, प्लस इसको लिख सकते हैं 0 -5/2
5/2 0। तो ये हो गया, इसमें से एक क्या है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आप लोग देख सकते हैं, और दूसरा क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सेम तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 3 ऑर्डर में भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक मैट्रिक्स दे दिया गया, उस मैट्रिक्स को हमने क्या कर दिया, सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में हमने लिख दिया। तो इसी तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा इसी पीडीएफ के सारे, ठीक है, और इसको नोट कर लीजिएगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मेनली आज हम लोगों ने मेनली पढ़ा कि हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, कि किसी भी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो वो हमारा होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। साथ ही साथ उसके बाद ट्रांसपोर्ट का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होता है, वो भी हमने देखा, और उसके बाद इन सारे प्रॉपर्टीज को समराइज करके भी हमने लिख लिया। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए, थोड़ा सा स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस किए। फिर उसके बाद हमने देखा कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमिलर एज डिटर्मिनेंट, लेकिन इसमें क्या ट्रांसपोज के फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए के बराबर होता है तो ए जो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अगर ए ट्रांसपोज अगर इक्वल टू माइनस ऑफ ए के बराबर होता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। फिर उसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज थे वो हमने देखे, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कुछ टॉपिक्स और देखने हैं हम लोग को, और इसका क्वेश्चंस मैं इसके साथ भेज दूंगा आप लोगों को, आप लोग सारा का सारा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।